नैंसी जी, आपसे सवाल है मेरा। सरकार में आप भी हैं, उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, ऐसे में जिम्मेदारी आप सबकी है। सरकार की तरफ से ही जवाब होना चाहिए कि आप लोगों को ऐसी स्थिति के लिए तैयार होना था, क्योंकि अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र अलग है और वहां पर इस तरह की बात जब होती है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनको लेकर लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। मामला तूल पकड़ता चला गया, लेकिन जवाबदेही सरकार की है अगर दंगा होता है तो, और हुआ। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि पूरे विपक्ष का ये कहना है कि एकनाथ शिंदे भी पूरे जोर शोर से एकदम औरंगजेब के खिलाफ परचम लहरा रहे हैं और बोल रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? असल मुद्दों से भटकाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ ये सरकार बोल रही है, शिंदे साहब बोल रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बोलूंगी कि आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने जो भूमिका रखी वो महाराष्ट्र के करोड़ों जनता के तरफ से है। हजारों हिंदू मंदिरों को ये क्रूर शासक ने खत्म किया। वहां 1751 में नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर मराठास आए तब वापस बना। ये है इतिहास। और जो समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो मजीर आलमगीरी जैसे पुस्तक पढ़ लीजिए, जहां मुसलमानों ने खुद लिखा है मुगल क्रूर शासक औरंगजेब के बारे में। रही बात, आपने सही सवाल उठाया, नागपुर ने हमेशा अमन बनाया रखा है। महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता है कि हम कभी भी तोड़फोड़ न करें और हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ इतिहास को बरकरार रखें। लेकिन वहां जब दो गठ आते हैं और सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, जो हिंसा आपने नागपुर में देखा है वो एक षड्यंत्र था। हाँ, एक षड्यंत्र, और वो षड्यंत्र सफल नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने दिखाया। जहां 60 लोगों को गिरफ्तारी के साथ साथ 6 FIR बिल्कुल ऐतिहासिक 2-3 घंटे में, 30 पुलिस के ऊपर जो स्टोन पेल्टिंग हुआ, वहां हमारी महिला कांस्टेबल के ऊपर जो अन्याय हुआ है, वहां भी आप राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण किस हद तक आप लेके जाएंगे, ये महाराष्ट्र जनता स्वीकार नहीं करेगी। और मैं आदर के साथ कहना चाहती हूं कि आदरणीय सुनील अंबेडकर जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो प्रतिक्रिया आज दी वो बिल्कुल सही था कि औरंगजेब को छोड़ो, हम चाहते हैं सुख और शांति हमारे वातावरण में, हमारे महाराष्ट्र में और हमारे नागपुर में। और ये जब ऐलान करते हैं तो आम जनता समझती है। और फहीम खान जैसे लोग जो सिर्फ अफवाहें फैलाना चाहते हैं, जो गुमराह करना चाहते हैं और जो ऐसे पेश करते हैं जैसे वो समाज के ठेकेदार हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी भी गुमराह कर रही है। क्यों JDU को लाना चाहिए इस डिबेट में? इस डिबेट पे आप चर्चा कीजिए कि आपके अबू आजमी जो एक रिपीट ऑफेंडर है, उन्होंने बार बार क्या प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्यों ये स्वीकार नहीं किया कि औरंगजेब के करतूत जो है, जहां छत्रपति संभाजी के साथ या फिर महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में जो हमने देखा है, आपने कहीं निंदा नहीं की, आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। और जो आपने नागपुर में देखा है, मैं मानती हूं कि ये हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से, महायुति के नेतृत्व के वजह से आज आपने ये सिचुएशन को काबू में रखा। अंजना जी, जैसे ऐसे अफवाहें होते हैं, आपको पता है कि कैसे कम्युनल वायलेंस बढ़ सकता है, लेकिन नहीं बढ़ा है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में अभी भी संस्कृति और सभ्यता बरकरार। पहले दिन से आप लोग अबू आजमी के खिलाफ गरज रहे थे, बरस रहे थे और अंगिया के कब्र को समुद्र में डालने की बात कर रहे थे। आज आपका खून खौल रहा है या नहीं, ये जानकर कि महिला कांस्टेबल्स के साथ क्या हुआ है वहां पर? कल्पना कीजिए, मतलब जब आप देखते हैं उस भीड़ को और महिला कांस्टेबल्स वहां पर जूझ रही थी, उस महिला की क्या, मतलब बुजुर्ग महिला वहां पर पत्थरबाजी, अगर 1000 लोग ऐसे पहुंच जाएं और उसके बाद से उत्पात मचाने लगे तो आप लोगों को तकलीफ किसके लिए हो रही है? आज सवाल यह है, अभी भी अबू आजमी के साथ खड़े हैं क्या? अंजना जी नमस्ते। अभी हमारी बहन सान्या एनसी जी कह रही थी कि सुनील अंबेडकर जी को कोट करके कि हमारे राज्य में सुख शांति आए। अरे कैसे आएगी भाई, जब स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि एक हमारी बहन पुलिसकर्मी घायल है, हमारी बहुत सारी पुलिसकर्मी बहनों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे पुलिसकर्मी को चोट पहुंची है, 3 से ज्यादा DCP घायल है,
सैकड़ों लोगों के घरों को आग लगा दी गई है, कई वाहनों को जला दिया गया है, कांच फोड़े गए, दुनियादारी की गई, तो कैसे सुख शांति आएगी भाई? यही सुख शांति तो लाना चाहते थे ना, इसीलिए तो आपको प्रचंड बहुमत की सरकार दी थी ना। अभी तो गौरव भाटिया जी टेलीविजन पर बैठकर ये ज्ञान बांट रहे थे कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी सरकार चलाते हैं। आप ऐसे हमारे हिंदू भाई बहनों की रक्षा करेंगे? एक फहीम को तो आपने पकड़ा, लेकिन सैकड़ों फहीम अभी कहां छुपे हुए हैं? अंजना जी, 40 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, वो बाकी फहीमों को कब पकड़ा जाएगा? उन बंदियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? सीसीटीवी फुटेज, दुनिया के भर के आपके पास सबूत, खुफिया एजेंसियां, ये सब कब काम करेंगी? जब हमारे अपने लोग अपमानित होते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, और उसके लिए आपको प्रचंड बहुमत दिया है। आपकी डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल कर गई है। जहां जहां आपकी डबल इंजन की सरकार बनती है, चाहे मणिपुर का दृश्य हमने देख लिया, अब महाराष्ट्र हम देख रहे हैं, तो आप क्या छुपा रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप कहिए कि हाँ, हमसे कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है, हमको बहुमत जरूर मिला लेकिन हम नहीं कर पा रहे। एक्स्ट्रा बल मांगिए, केंद्र सरकार से बात करिए, विपक्ष को विश्वास में लीजिए। पूरा महाराष्ट्र आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। सबका एक ही मकसद है, उपद्रवियों की गिरफ्तारी। उपद्रवियों को कौन बचा रहा है, कौन संरक्षित कर रहा है, उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे। आप बैठकर टेलीविजन पर ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई विपक्ष का इसमें दोष है। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये पहले राज्य में पहली बीजेपी की ऐसी सरकार होगी जब कानून व्यवस्था चरमराती है तो कहती है विपक्ष का हाथ है। जब कोई कानून व्यवस्था चरमराए तो आप विपक्ष को कैसे इसके लिए दोषी बना सकते हैं? इसका कोई लॉजिक अगर आपके पास है तो समझाइए। विपक्ष का हाथ है, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं हो पाती, कहते हैं अंजना जी, हाथ है। अंजना जी, अब मैं उत्तर दे दूं कि हम कहें कैसे, क्या कहें? मैं उत्तर दे दूं। आपको घेरना बंद कर दे, आपकी आलोचना करना बंद कर दे, मुंह पर पट्टी लगा ले, कानों को बंद कर दे। अगर ये सब आप चाहते हैं तो फिर ये लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं। आप एक प्रकार से संविधान को नकार रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया में हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। आनंद जी ने, अब आनंद भाई सुनिए, बात सुनो आनंद भाई। अरे दुबे जी, अबू आजमी ने बुरा किया कि अच्छा किया? अंजना जी जब शांत होंगे तभी उत्तर दे पाऊंगा। अबू आजमी ने अच्छा किया, बुरा किया? अबू आजमी, अगर अबू आजमी पर उस समय अखिलेश यादव जी कार्रवाई कर दिए होते तो आज ये स्थिति यहां तक नहीं पहुंची होती। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन अबू आसिम आजमी, अबू आजमी तो विपक्ष में ही है ना, आप भी उसको कसूरवार कह रहे हैं और सब लोग जानते हैं। नहीं, एक मिनट, चलिए गौरव जी जवाब दीजिए। बीजेपी की बी टीम है अंजना जी। अब उत्तर सुनने का भी इनके पास संयम होना चाहिए। बहुत बोला इन्होंने, हमने सुना। अंजना जी देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। मैंने गिनवाया पुलिस ने क्या त्वरित कार्रवाई करी। 100 जगह आग लगाते, लोग दंगे करवाते, रोका गया। कोई शाबाशी नहीं चाहिए, लेकिन यह पूछा जाएगा 6 महीने पहले उद्धव ठाकरे और अबू आजमी की पार्टी क्या एक साथ नहीं थे? पूछिए इनसे, किसकी तस्वीर है उद्धव ठाकरे के साथ अबू आजमी की? तभी मैंने कहा, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो केवल वोट बैंक समझ के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। 15 साल का बच्चा था जिसने जो महिला पुलिसकर्मी है उस पर हाथ उठाया है, नाबालिग को आगे बढ़ाते हैं। क्या इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? और ये हमसे कह रहे हैं कहां छुपे हैं बाकी फहीम। तो मैं इनसे इतना कहूंगा, उद्धव ठाकरे की कुर्सी के नीचे 5 फहीम निकलेंगे। छुपा के रखना, उनको पनाह देना, ये तुम्हारा काम है। एक सप्ताह पहले यही आनंद भाई आके कह रहे थे, ये औरंगजेब की कब्र को उखाड़ दूंगा मैं, जाके अरब सागर में फेंक दूंगा। आज वहां पे लेके सीमेंट और पुट्टी प्लास्टर करने पहुंचे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे अखिलेश यादव से? बड़ा याराना लगता है। क्यों नहीं पूछ रहे उद्धव ठाकरे? एक बयान दिया हो अखिलेश यादव के खिलाफ तो बताए। अरे हमसे सवाल पूछो, लेकिन उनसे भी पूछो। दूसरी बात, पालगढ़ साधु, महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, पालगढ़ साधु मारे गए और कई दिनों तक इन्होंने एक गिरफ्तारी नहीं करी थी। मैंने बताया 65 गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या ये सत्य नहीं है? सपा की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे हुए। अंजना जी, जो बात मैंने कहने जा रहा हूं सुनिएगा। 190 दिन तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मोहम्मद हरून का, जिन्होंने बलात्कार किया 7 महिलाओं के साथ, उनकी गिरफ्तारी नहीं करी थी इन्होंने। मौलाना नजीर
जो कि आरोपी था, चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव से मिलने आया था मुख्यमंत्री आवास, ये यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, ये जो नफरत की राजनीति ये कर रहे हैं, इसको बंद करो। और डंडे में इतनी ताकत है, वर्दी में इतनी ताकत है, चाहे फहीम हो, चाहे उसके चच्चा अखिलेश हो, चाहे उद्धव हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबको पता चल जाएगा देवेंद्र फडणवीस जी कैसे मुख्यमंत्री है। मजबूती से ऐसी कार्रवाई करेंगे, हाथ में लॉलीपॉप नहीं पकड़ सकेगा। फहीम जो कह रहा था लॉलीपॉप दे रही है वर्दी। ठीक है, दोनों से एक जवाब लेते हैं। अनुराग जी भी बोलना चाह रहे हैं, दुबे जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। सीधा उद्धव ठाकरे पर अटैक किया उन्होंने। हाँ बोलिए। अंजना जी, हाँ हम जिनको अपना देवता मानते हैं, अपना आराध्य मानकर पूजते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको बार बार ये भाजपाई अपमानित करने का काम करते हैं। चाहे कोरटकर हो, सोलापुरकर हो, अब एक नया नाम आ गया, बीजेपी का एक सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी जी से कर रहा है और कह रहा है कि मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार हैं। आप बताइए, ये क्या हमारे हिंदुत्व का अपमान नहीं है? हमारे आराध्य का अपमान नहीं है? अरे उनकी तुलना आप किसी व्यक्ति से कर सकते हैं। ठीक है, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय है, तो क्या छत्रपति जी शिवाजी महाराज के अवतार है? इस पर एक गौरव भाटिया जी चुप हो जाएंगे, एक निषेध नहीं निकलेगा मुझसे, एक बात और एक कोरटकर, ये सोलापुरकर जैसे लोगों पर ये नकेल नहीं कसेंगे। लेकिन जब बात विकास की होगी, मोदी जी कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तब ये लोग आकर उसमें ठीक है। आपके सांसद की तुलना पर उनका सवाल छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग जी के पास प्रेरणा ले लेते। आपके सांसद क्यों तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल छोटा सा, आनंद भाई सुनिए, नरेंद्र मोदी जी सम्मान करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, हम सब सम्मान करते हैं, झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं उनके सामने। आप सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं वीर सावरकर जी का भी। राहुल गांधी कहते हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं माफी वीर नहीं हूं। क्या किया उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर जी का जब अपमान हुआ तो जरा बताइए। अब मैंने उत्तर दिया ना, तो कोई तुलना नहीं। अब आप बताइए, वीर सावरकर पे राहुल गांधी के साथ आपने क्या किया, बताइए, चलिए उत्तर दीजिए। हाँ दे दिया, धन्यवाद। भारत रत्न देकर मैंने बापन ये दिखाया, मैं कहता हूँ ये गलत कहा है। अब आप बताइए। ठाकरे जी को ये लड़ाई अब दूसरी दिशा में जा रही है। अनुराग जी देखिए, मैं तो अंजना जी मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी और सहयोगी दल उनके कब्र खोदने की बात करते थे ना, औरंगजेब की। अरे कौन कह रहा है, अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश की महंगाई खत्म होती है, बेरोजगारी खत्म होती है, तो आज खोद दीजिए आप। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, महिला सम्मान बचता है, तो आज खोद दीजिए आप। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश विकास के रास्ते पे चलेगा, तो आप खोद दीजिए। किसने आपको रोका है? अरे ये वो शासकों का राज नहीं है। जब वहां राजा डिसाइड होते थे तलवारों की धार पे, आज लोकतंत्र है, या लोकतंत्र तरीके से हर फैसले होते हैं, संवैधानिक तरीके से होते हैं, कानूनी फैसले होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल इस बात को जानते हैं कि हर चीज का एक संवैधानिक तरीके से होगा, लेकिन ये माहौल को गर्म करते हैं, ये माहौल के अंदर नफरत की आग लगाते हैं, नफरत की बात करते हैं, नफरत का माहौल पैदा करते हैं। ये इनकी राजनीति इसी पे चमक रही है, ये चिंता की बात है। इनको कोई लेना देना नहीं औरंगजेब को ये लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उस पर दुबे जी को मैं ये कहूंगी कि जिस उबाटा सेना ने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को खो बैठे हैं और सत्ता के मोह माया के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक को लेके वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, इतिहास गवाह है कि किसने क्या किया। तो आज के दिन तो आपकी वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए। जब अमन बनाए रखना है तो थोड़ा तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाइए। ठीक, गौरव जी जल्दी से। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन। हाँ अंजना जी, केवल 2 लाइन। ये कह रहे थे कि नौकरी कैसे ऐसे मिलेगी, तो ये जो नमाज पढ़ रहे हैं नमाजवादी अखिलेश यादव, ऐसे नौकरियां मिल रही थी। 1200 करोड़ रुपए की कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने से नौकरियां मिल रही थी।